Hello and welcome to Bimotion IAS. This is a series of geography optional and we are doing climatology which is module 3 of our series. आज का टॉपिक एकदम इम्पोर्टेंट और एग्जाम फेवरेट टॉपिक है, वो है जेट स्ट्रीम. अब सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और जीएस लेवल का नहीं है. ठीक है, आप लोग सोचो कि मैं ये जीएस और वो कर लूं तो आप लोगों का क्या होगा, इसमें थोड़ा सा अपन डिटेल में देखने वाले हैं. ये 100% ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 के लिए है और फुली एग्ज़ाम बेस्ड है. जो भी हम लोगों का एग्ज़ाम में पूछते हैं सिर्फ वही लैंग्वेज अपन यूज़ करेंगे, जिससे आप लोगों को जो डेप्थ मिलेगी, यूपीएससी जो चाहता है आप लोगों को डेप्थ, वही हम लोग करने जा रहे हैं. देखो जेट स्ट्रीम पर यूपीएससी ने ना बार बार क्वेश्चन पूछा है, चाहे 16 में ले लो, 16 में मानसून से लिंक कर दिया था. ठीक है, तो वो पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो गया था. और अपना जो 21 में ही देख लो, रॉसबी वेव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, तो रॉसबी वेव्स वाला भी अपने इसके अंदर आएगा. दैट मीन्स अगर आप लोगों का जेट स्ट्रीम्स वाला जो टॉपिक अगर क्लियर है तो आप 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना आपको पक्का स्कोरेबल हो जाता है. सिलेबस के हिसाब से सीधा सीधी बात है, ये अपना क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आ रहा है पूरा का पूरा, जहाँ तक आई चीज रही है. तो आज के लेक्चर जैसे आप लोग जैसे लास्ट तक ये लेक्चर देखते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग जेट स्ट्रीम बनते कैसे हैं, दैट मीन्स ओरिजिन, ये सीजन के साथ साउथ और नॉर्थ में कैसे शिफ्ट करता है वो, और मानसून और वर्ल्ड वेदर पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है जेट स्ट्रीम्स का, और सबसे इम्पोर्टेंट किस तरीके से आंसर आप लोगों को लिखना है, किस तरीके का तरीका लेना है. दैट मीन्स आप लोगों को ये सब क्लियर हो जाएंगी. तो बस अभी बस थोड़ा सा फोकस दो और मैं गारंटी देता हूं कि ये क्लास आपके लिए डायरेक्ट मार्क्स का कन्वर्ट करेगी. चलो शुरू करें. ठीक है, नॉर्मली देखो आज का टॉपिक जेट स्ट्रीम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक 7A मैंने रखा है. एक्चुअली बहुत लंबा अपना खिंच जाता, तो मुझे क्या है, रॉसबी वेव भी कराना थी, तो वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो उस पर होकर लेके आऊँगा. समझ में आने वाली बात, मतलब सीधी सीधी बात है. अगर आप लोगों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, मतलब दूसरे लोगों से +0.5 मार्क्स भी अगर एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मिल रहा है तो दैट मीन्स आप लोगों को ये लेक्चर्स देखना चाहिए. ठीक है, आप लोगों के नोट्स जो होंगे ना पूरे के पूरे बन जाएंगे और आप लोगों को किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल पर फोकस नहीं करना पड़ेगा. ना आपको कोई स्टैंडर्ड बुक देखने की जरूरत है, ना आपको एनसीईआरटी बुक देखने की जरूरत है, ना आपको नए कोई भी पीडीएफ देखने की जरूरत है. आप लोगों को सब कुछ यहीं पे मिलेगा. मेरे जितने भी वीडियोस हैं, पुराने जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, अभी तक 50 वीडियो में बना चुका हूं, उसमें सिर्फ वही फोकस किया है मैंने कि आप लोगों का फुल एग्जाम बेस्ड हो और आप लोगों को कहीं बाहर से देखने की जरूरत ना पड़े. आप लोगों को करंट अफेयर वगैरह सब कुछ इसके अंदर मैंने इंटरलिंक किया है. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और जिन लोगों को भी ये वीडियो थोड़ा सा ठीक लग रहा है प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बूस्ट चाहिए इस पे करने के लिए. ठीक है, स्टार्ट करें. चलो जेट स्ट्रीम, सबसे पहले सिलेबस देख लो. मैंने इससे पहले आप लोगों का जो रेड वाला जो पोर्शन है, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग पॉज करके देख सकते हो. जो रेड वाला पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं. इससे पहले पैराग्राफ 1 जो था हमारा सिलेबस के अंदर पेपर 1 के अंदर, वो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ. जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये जो है मेरा क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन है. फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेटोलॉजी में ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग करने वाले हैं जेट स्ट्रीम्स, जो कि मानसून के साथ आता है, लेकिन जेट स्ट्रीम जो एक स्टैटिक टाइप का टॉपिक हो गया तो इसीलिए मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ. ठीक है, पेपर 2 के अंदर जेट स्ट्रीम कहीं भी नहीं बोला गया है, तो इसलिए अभी पेपर 2 के अंदर नहीं हुआ है. नेक्स्ट पीवाईक्यू देख लो. नॉर्मली जैसे मैंने आप लोगों को मुंह पर बोल दिया कि भाई नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है बार बार, तो देखो 83 में ये क्वेश्चन आया था. दैट मीन्स मोर देन 40 ईयर्स के जो क्वेश्चन मैंने जब देखे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि देखो जेट स्ट्रीम का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है. 2011 में हम लोगों को रॉसबी वेव्स का पूछ लिया है, जेट स्ट्रीम्स का पूछ लिया है. 2021 में भी रॉसबी वेव्स से क्वेश्चन आ गया था, जनरल स्टडीज में आ गया था, लेकिन आया तो था ना. और जो रिलेशनशिप आ गई इसके जेट स्ट्रीम्स के ऊपर वो देख लिया. मानसून के ऊपर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स का पूछ लिया. मैकेनिज्म ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का पूछ लिया. दैट मीन्स जेट स्ट्रीम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं सर ये तो 10 साल हो गए, क्यों कर रहे हैं भाई. अपना जो क्लाइमेटिक चेंज जो आ रहा है उसके कारण जो जेट स्ट्रीम्स भी तो चेंज हो रही हैं, तो इसका मतलब उनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है. तो इसका मतलब हम लोगों को ये जरूरी है. करंट अफेयर में भी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है. स्टार्ट करें अपन सीधा. ठीक है, तो मैं सीधा टॉपिक पर ही आता हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ.
नॉर्मली, ठीक है। लेकिन आप प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। नाउ जेट स्ट्रीम्स, क्या होता है जेट स्ट्रीम? पहली बात, मैंने लास्ट वीडियोस में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो वीडियोस देख लेना। जब मैं ट्राई सेलुलर मॉडल करा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोगों के जो सेल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। पहले एक लोअर एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे जो सरफेस के पास जो होगी एक हॉरिजॉन्टल विंड सिस्टम होगा, जिसको मैं ईस्टर्लीज, अपना मतलब 0 से 30 के बीच में ईस्टर्लीज बोल रहा हूँ, 30 से 60 के बीच में वेस्टर्लीज हो जाती है वही, और फिर 60 से 90 डिग्री के बीच में अपन लोगों का फिर से पोलर ईस्टर्लीज हो जाती है। जब ये डिग्रीज में क्या बोल रहा हूँ, ये लैटिट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये अब जब ऊपर जाती है, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, तो ऊपर भी तो ये चलेगी ना, ऐसे ऊपर भी तो चलेगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। और यहाँ पर कुछ प्रेशर डिफरेंसेस के कारण यहाँ पर क्या होती है, एक नैरो बैंड, और जो मियंडरिंग बैंड जो बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। समझ में आया ना ये वाली बात? उसको बोलते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम बोलते हैं। जेट स्ट्रीम्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है इसकी, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है और ये एक नैरो बैंड है। मतलब सीधा सीधा देखा जाए, अगर मैं एक रिवर की बात करूं तो रिवर में क्या फ्लो होता है आप लोगों का, वाटर फ्लो होता है, लेकिन होती तो वो थोड़ी सी नैरो ही है ना। तो इसी तरीके से हमारे अपर एटमॉस्फेयर के अंदर भी इसी तरीके से रिवर आ रही है, लेकिन उसमें वाटर फ्लो ना होके क्या फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो हो रहा है। समझ में आया ना ये वाली बात? लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, तो इसीलिए अपन इसको बोल रहे हैं जेट स्ट्रीम। भाई देखो, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हम लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं था कि भाई जेट स्ट्रीम नाम की भी कोई चीज ऐसी होती है। लेकिन जब हम लोग जब जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो उस टाइम पर जो फाइटर प्लेन जब ऊपर थे, जापान से यूरोप जा रहे थे, तो उनने क्या किया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया कि सडनली उसमें चेंज हो गया स्पीड में। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बाद जब रिसर्च हुई तब पता चला, अरे भाई ये तो जेट स्ट्रीम नाम की कोई चीज है जो इस तरीके डिस्टर्बेंस दे रही है। समझ में आया ना ये वाली बात? नॉर्मली अब देखो, सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, सिंपल नैरो मियंडरिंग बैंड है ऑफ द वेरी हाई वेलोसिटी। मतलब इस तरीके से घूम जाती है। मान लो मैं अगर टॉप व्यू में देखूं तो मेरी अगर इस तरीके से अगर कोई एयर आ रही है तो क्या हो जाएगा, ये सीधी या तो ऐसे घूम जाएगी या ऐसे घूम जाएगी। दैट मीन्स मेरी ग्लोब के ऊपर मैं अगर बात करूं, ग्लोब के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर में मेरी कैसे चलती है चीजें, इस तरीके से चलती हैं नॉर्मली। लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में ये इस तरीके से ना चलते हुए, अगर मैं देखो लोअर एटमॉस्फेयर में नॉर्मली अगर मैं ऊपर वो देखूं अपर एटमॉस्फेयर वाली चीज, तो मेरा ऊपर जो वेस्टर्लीज वाली चलेगी तो ऐसे चलेगी। लेकिन हकीकत में क्या होगा, जो प्रैक्टिकली क्या होगा, वो इस तरीके से ऐसे चल रही है तो इस तरीके से ये मुड़ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया ना? दैट मीन्स मियंडर हो गया, बेंड हो गया ना यहाँ पे। तो बेंड क्यों हुआ? क्योंकि लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण, और चूंकि बहुत हाई स्पीड में चल रही है। तो इसका मतलब अगर मेरा कोई भी चीज इधर से इधर जाएगी, मतलब मैंने बताया ना जापान से किधर जा रही थी, यूरोप में जा रही थी। दैट मीन्स मेरा प्लेन जब इधर जा रहा था तो यहाँ पर इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये डिस्टर्बेंस आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, मियंडर हो जाएगी। समझ में आई ना ये वाली बात? आपको लोगों को 3 चीजें याद रखनी है कि जेट स्ट्रीम बहुत नैरो होती है, ऊपर से मेंडरिंग बैंड्स होते हैं ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी विंड, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी होती है। कोर स्पीड तो इसकी लगभग 110 से 250 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन कभी कभी ये मोर देन 400 किलोमीटर पर आवर पे भी पहुंच जाती है। भाई सबसे बड़ी बात एक और बात है कि ये हमेशा अपर ट्रोपोस्फियर या लोअर स्ट्रेटोस्फियर के अराउंड ही फ्लो करती है। समझ में आया ना? ट्रोपोस्फियर क्या होता है, वही ऊपर वाली बात, ठीक है, हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, है कि नहीं है? तो यहां पर इस वाले इलाके में क्या होगा, आप लोगों का फ्लो करेगी। मतलब हमारा जो अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस होगी ना, वो लगभग 8 से लेके 14 किलोमीटर तक होगी। यही तो हमारे ट्रोपोस्फियर का मेन, मतलब ट्रोपोपॉज जो होता है ना, उसकी बाउंड्री के आसपास की तो बात हो गई। दैट मीन्स, और सीधी सीधी बात है कि अगर मेरा क्या हुआ, नॉर्मली यहां पर इक्वेटर के ऊपर देखा जाए तो मेरी डिस्टेंस कितनी होगी, लगभग 14 से 15 किलोमीटर होगी। लेकिन अगर जैसे जैसे मैं पोल की तरफ चलता जाऊं तो मेरी डिस्टेंस घटती चली जाती है। तो इसीलिए मैंने 8 से 14 किलोमीटर बोला है। समझ में आने वाली बात? दैट मीन्स जेट स्ट्रीम्स क्या होंगी, नैरो मियंडरिंग बैंड हाई वेलोसिटी विंड होती हैं, जो कि मोर देन 400 किलोमीटर तक भी जा सकती हैं। नॉर्मली 110 से 250 किलोमीटर तक होता है। ये हमेशा अपर ट्रोपोस्फियर
या लोअर स्ट्रेटोस्फीयर के अराउंड ही फॉलो करती हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आप लोग चाहो तो डायग्राम इस तरीके का बना के आ सकते हो जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पर बनाए हैं। समझ में आया ना, क्योंकि अपन लोग मेन एग्जाम बेस्ड ये चीजें कर रहे हैं। समझ में आई ये वाली बात। नॉर्मली नाउ दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय दी, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? बाराबुसो ओइशी। ठीक है, बाराबुरो ओइशी, बासाबुरो ओइरी, जापानीज नाम है भाई। हम आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप की चीज हो गई, जापानी नाम है भाई, हम लोग नहीं बोल पाते इंडियंस लोग। ठीक है, बासाबुरो ओइशी, क्या नाम है? बासाबुरो ओइशी। अब देखो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैंने आपको बताया था जेट स्ट्रीम सबसे पहले कब ऑब्जर्व की गई थी? जब जापान के जो फाइटर प्लेन्स हैं यूरोप की तरफ जा रहे थे। दैट मीन्स जापानियों ने इसको सबसे पहले एक्सपीरियंस किया। तो सबसे पहला बंदा कौन होगा जो उसके बारे में बात करेगा, ऑब्जर्व करेगा? वो करेगा अपना जापानी बंदा ही। तो जापान में 1920s की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। तो उस टाइम पे क्या था, उससे पहले ही इन लोगों ने क्या किया, एक बलून भेजा था। ठीक है, पायलट बलून, जो एयर बलून जो नहीं होते वाले बलून भेजे थे, उससे इन लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्व किया इसको जेट स्ट्रीम को। बट सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? C.G. रॉसबी ने दिया था। C.G. रॉसबी ने दिया था 1939 में। वही बात है क्योंकि वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, तो C.G. रॉसबी ने दिया था। इसीलिए अपन लोग रॉसबी वेव को भी पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि आज के टाइम पर ये भी चीजें चेंज हो रही हैं। समझ में आया ना? इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रॉसबी वेव्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, C.G. रॉसबी ने इसको किया था 1939 में, जो कि रिलेटेड करता है किससे? प्लेनेटरी वेव से। रॉसबी वेव क्या होती है? लॉन्ग वेव होती हैं अपर वेस्टर्लीज में। कहां पर? अपर वेस्टर्लीज में आप लोगों की लॉन्ग वेव हो जाएंगी। अब आप बोलोगे कि अपर वेस्टर्लीज क्या हो गई? देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये जो है इक्वेटर ये हो गया, ये 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ हो गया। यहां से अगर मैं इधर जाता हूं इस साइड, तो ये मेरी यहाँ पर कौन सी होती है? ईस्टर्लीज होती है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगी तो ये क्या जाएगी? अपने इधर की तरफ आएगी। समझ में आया ना? ट्रॉपिक्स की तरफ आएगी। दैट मीन्स ये वाली जो क्या हो जाएगी, ये वेस्टर्लीज हो जाएगी। और ये क्या है? ऊपर है तो अपर वेस्टर्लीज हो जाएगी। दैट मीन्स 0 से लेके 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ में क्या होती है मेरी? अपर वेस्टर्लीज होती है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। और अगर मैं बात करूं 60 से 90 डिग्री, वो भी तो ईस्टर्लीज वाली बात हो गई, तो वो भी मेरी क्या हो जाएगी? पोलर अपर वेस्टर्लीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोलर अपर वेस्टर्लीज हो जाएगी। याद रखना ये चीज। समझ में आया ना? रॉसबी वेव उसी को बोलते हैं। मतलब आप लोगों को सरफेस के पास नहीं है। मैं जेट स्ट्रीम्स की जब भी बात कर रहा हूं, आप लोगों के माइंड में आना चाहिए अपर एटमॉस्फेयर। समझ में आया ना ये वाली बात? नाउ ये कब फेमस हुई? जब वर्ल्ड वॉर 2 का एविएशन हुआ, जब फाइटर प्लेन जो है फ्लाई कर रहे थे जापान से यूरोप की तरफ, उन्होंने एक्सपीरियंस किया सडन चेंज ड्यू टू द सडन चेंजेस इन स्पीड ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड। मतलब इसको अपन लोग रिवर्स ऑफ एयर भी बोल सकते हैं। समझ में आने वाली बात? देखो नॉर्मली डायग्राम अगर बनाना है तो नॉर्मली देखो ये मेरे ये तीनों बैंड थे, तीनों सेल्स थे। ठीक है ना? फेरर, हेडली और पोलर, है ना? फेरल सेल, हेडली सेल और पोलर सेल, 3 सेल थे। तो वही चीज है। अब देखो ये मेरा क्या है? इक्वेटर है। ये वाला हिस्सा इक्वेटर है ये। तो इक्वेटर से देखो ये गई, ये यहाँ पे क्या है? ये ट्रॉपिकल एयर आई। ट्रॉपिकल एयर आई ये इधर जा रही है मेरी, क्या है? ये अपर वेस्टर्लीज हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगी? मेरी अपर ईस्टर्लीज हो जाएंगी, क्योंकि ये मेरी वेस्टर्लीज है। नीचे वाला लो प्रेशर हाई प्रेशर वाली बात हो गई। तो ये वाला जो बीच का इलाका है, यहाँ जहां पर मेरा क्या होता है, ये दोनों मिलती है, मैक्सिमम मिलती भी नहीं है नॉर्मल इस तरीके से। तो ये वाला जो इलाका होगा ना, वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहलाएगा। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मतलब ये 30 डिग्री के आसपास वाला इलाके को क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब देखो ये मेरा पूरा अर्थ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरी जेट स्ट्रीम को वैसे कैसे, जो मेरी अपर एयर होनी चाहिए वो मेरी कैसे जानी चाहिए थी? वो मेरी ऐसे जानी चाहिए थी, है ना? बट ये क्या हो जाएगा? अपर एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंसेस के कारण, चाहे वो कोरोलिसिस इफेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा मैकेनिज्म की किस तरीके से बन रही है। तो आप लोग देखोगे कि ये ऐसे सीधा न जाते हुए जो फर्दर इस तरीके से ये बैंड हो गई, मतलब मिएंडरिंग कर गई। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? जेट स्ट्रीम बोल रहे थे। देखो ऊपर में भी देख लो, अब ये अलग अलग टाइप की होती है, इसीलिए अलग अलग हो गया। देखो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ये नीचे वाला चीज हो गई। ऊपर क्या होगा मेरा? पोलर जेट स्ट्रीम। क्या होगी? पोलर जेट स्ट्रीम। देखो ऊपर जो और ज्यादा बैंड हो गई, इस तरीके की हो रही है ना? समझ में आने वाली बात? नॉर्मली आप डायरेक्ट चाहो तो वहां पर इस तरीके के बना के आ सकते हो। मैं भी आपको टाइप बताऊंगा तो और समझ में आएगा। देखो नॉर्मली और टाइप में देख लो,
पोलर जेट स्ट्रीम, देखो ऊपर की तरफ क्या होगा, पोलर जेट स्ट्रीम, क्योंकि वो पोल्स के साइड है। फिर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, वही वेस्टर्लीज वाली बात हो गई। फिर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, फिर पोलर जेट स्ट्रीम। मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा इक्वेटर हो गया, है ना, ये मेरा इक्वेटर हो गया, ये वाला इक्वेटर। ये मेरा अपना 30 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री, ये नॉर्थ, ये साउथ, 30 डिग्री 60 डिग्री। तो मतलब यही तो चीज बनेगी। तो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2, सदर्न हेमिस्फीयर में 2। और जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो ज्यादातर आप लोगों की डिस्टर्बेंस करती है। समझ में आने वाली बात, आप डायरेक्ट ऐसे इस टाइप का डायग्राम बनाकर आ सकते हो। मैकेनिज्म देखो, अब मैंने ये तो बोल दिया कि भाई ये होती क्या है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये होती क्या है, लेकिन ये हो क्यों रही है। कॉज आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि क्या कॉज है इसका जिसके कारण ये जेट स्ट्रीम बन रही है। सबसे पहली बात, ये जो है ना वो हम लोगों का थर्मल कॉज भी होता है इसका, और डायनामिक कॉज भी होता है। तो केवल मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा केवल अपना इक्वेटर के ऊपर जो मेरी हीट जो है बहुत ज़्यादा है और जो पोल के ऊपर मेरी हीट जो है वो बहुत कम है, इसके कारण हो रहा है। ये आप लोगों का थर्मल कॉज भी होता है और डायनामिक कॉज भी होता है। तो मोटा मोटा देखो, अब आपको बताता जाता हूँ, इसी में साथ में मैं आप लोगों को डायग्राम भी सजेस्ट करता जाऊंगा कि इस तरीके के डायग्राम बनाते जाना। समझ में आने वाली बात, नॉर्मली आप बस इस पर फोकस करो थोड़ा, तो आप लोगों का ये पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे सारे लेक्चर्स ही इस तरीके के हैं, मैंने अभी तक ये चीज़ें बोली ही नहीं है। ज़्यादातर मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है व्यूज कम आ रहे हैं। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, ठीक है। नाउ थर्मल कॉन्ट्रास्ट, मतलब जेट स्ट्रीम जो होंगी ना वो ओरिजिनेट करेंगे अलोंग द रीजन ऑफ स्टीप हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब स्टीप हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब हो गया जहां पर आप लोगों का टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा, है ना, एट द ट्रोपोपॉज। अब देखो नॉर्मली मेरा ये है, ये मेरा सरफेस हो गया, मान लो ये मेरी ईस्टर्लीज हो गई, जो भी हो गई, ये मेरा ऊपर जो मेरा हो गया ट्रोपोपॉज हो गया। क्या हो जाएगा, ट्रोपोपॉज हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा क्या है टेम्परेचर है, यहाँ पर मेरा बहुत कम टेम्परेचर है। अगर मेरा बहुत कम होगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा मेरा इस लैटिट्यूड के ऊपर, मतलब मान लो यहाँ पर मेरे 30 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये मेरा 40 डिग्री है। तो यहाँ पर एकदम से अगर मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर मेरी जेट स्ट्रीम्स बन जाएंगी। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर लेगी ना, मतलब सीधी सीधी बात है, वो मिएंडर कर जाएगी। और ये किस तरीके से मिएंडर करेगी, वो ऊपर से ऐसे नहीं, ये इस तरीके से मिएंडर कर जाएगी। तो बस वही चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो पोलर फ्रंट, क्या पोलर फ्रंट। अब बोलोगे ये पोलर फ्रंट क्या होता है, पोलर फ्रंट क्या होता है, बाउंड्री बिटवीन कोल्ड पोलर एयर एंड वार्म ट्रॉपिकल एयर। क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मली ऊपर की तरफ देखो, पोल की तरफ अगर मैं जाऊंगा, पोल की तरफ आऊंगा तो ऊपर क्या होगा मेरा कोल्ड पोलर एयर हो गया, है कि नहीं है, कोल्ड पोलर एयर हो गया यहाँ पर, और ये हो जाएगा। और इधर की तरफ ये 60 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब चीजें इधर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, वार्म ट्रॉपिकल एयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 30 डिग्री से आ रही है ना, 30 डिग्री से जा रही है। तो दैट मीन्स मेरा क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगी वार्म, ये इधर जाएगी कोल्ड। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब मेरा सेल्स बता रहा था तो मैंने कैसे बताया था, ये उठी तो यहाँ पर मेरी क्या हो गई, ये मेरी कोल्ड हो गई, यहाँ पर मेरी वार्म हो गई। अब ये मेरी इस तरीके से वैसे जाना चाहिए, लेकिन अगर ये डिफरेंसेस आ गए इस चीज़ के बीच में तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे मुड़ेगी नहीं। कहीं भी कोई चीज़ होगी जब दो फ्रंट से टकराएगी तो नीचे तो डिस्टर्बेंस आ ही रहा है, मैंने बता ही दिया था, नीचे तो डिस्टर्बेंस आ ही रहा है, जब मैंने स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के बारे में बताया था। लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा शांत है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण ये सीधा ना जाके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिएंडर कर जाएगा। और जितना ज़्यादा मेरा टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा मिएंडरिंग होगी। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है अभी। समझ में आया ना थर्मल कॉन्ट्रास्ट का। इससे क्या हुआ, आप लोगों का पोलर फ्रंट जेट मिल गया, बन गया आपको, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ, ये 60 डिग्री के आसपास हुआ। नाउ सेकेंड इज कोरियोलिस फोर्स। भाई डिफ्लेक्शन ड्यू टू द अर्थ रोटेशन को क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये एनहांस करता है वेस्टर्ली कैरेक्टर को ऑफ द फ्लो, द स्ट्रेंथ ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल एंड निग्लेजिबल एट द इक्वेटर। मैंने बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा,
और अगर मेरी थीटा की वैल्यू 0 है दैट मीन्स उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन मेरा 0 हो जाएगा। तो इक्वेटर पे होता नहीं है और मेरा पोल्स पर होता है, इसीलिए जेट स्ट्रीम जो हो रही है ना वो एब्सेंट होती है इक्वेटर के ऊपर। मैंने अभी आपको ये दिखा था, देखो इक्वेटर पे कोई भी जेट स्ट्रीम नहीं है और पोलर की तरह मेरी जेट स्ट्रीम अच्छी खासी होंगी क्योंकि यहाँ पर मेरा कोरिलेटिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो दो मैकेनिज्म समझ में आए कि आप लोगों का थर्मल कॉन्ट्रास्ट के कारण भी जेट स्ट्रीम होती है और कोरिलेटिव फोर्स के कारण भी जेट स्ट्रीम होती है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, है ना। थर्ड मैकेनिज्म है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर डिफरेंसेस हो रहा है ना। जो फोर्स अपने प्रेशर डिफरेंसेस के कारण लग रहा है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोगों के जो आइसो बार्स जो होते हैं, आइसो बार्स के परपेंडिकुलर आप लोगों का प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगता है। समझ में आया ना। और अगर आपका कोरिलेटिव फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को अगर बैलेंस कर दिया जाए तो आप लोगों का जो एयर मूवमेंट होगा वो पैरेलल टू आइसोबार्स होगा। समझ में आना ये वाली बात। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होगा ना वो ट्रोपोस्फोस पर लगेगा, एक्सेलरेट करेगा एयर पार्सल को टू वेरी हाई स्पीड। जो भी एक बात बताओ, जितना भी स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, जो अगर मैं बात करूं ट्रोपोपॉस की, तो वो एक्सेलरेट करेगा ना एयर पार्सल को वेरी हाई स्पीड पे। तो जेट स्ट्रीम भी तो बहुत हाई स्पीड होती है ना, तो वही काम ये मेरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कर रहा है। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, हाई प्रेशर लो प्रेशर, जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा मेरी स्पीड से वो मेरी चलेगी। ठीक है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। अब देखो रोटेशन टेंडेंसी है कंजर्व्ड एज द एयर मूव पोलवर्ड, रोटेशन टेंडेंसी कंजर्व्ड एज एयर मूव्स पोलवर्ड्स। तो एयर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर, अब जैसे देखो इक्वेटर से आएगी लार्ज रेडियस है रोटेशन पे। देखो सीधी सीधी बात है, मेरे को ये बताओ कि इक्वेटर पे क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज रेडियस है ना, ये रेडियस बहुत ज़्यादा है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई। अब अगर मुझे यहाँ पर आना है तो एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ आना है पोलवर्ड की तरफ तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये स्मॉल होती चली जाएगी रेडियस अपनी अर्थ की, है ना। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, जब होगी तो इसका मतलब स्पीड अप होगा यहाँ पे, जिससे आप लोगों का अब यहाँ पे जाना है तो कोरिलेटिव फोर्स वगैरह सब कुछ है। दैट मीन्स पहले मेरी जो एयर थी जब मेरी इस तरीके से आ रही थी तो इसका मतलब इसको कम रेडियस मिल गई, कम रेडियस मिल गई, तो ऊपर से मेरी जो अर्थ जो मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है, तो यहाँ पर मेरी क्या क्या दिखाई देगी कि स्लो मूवमेंट हो रहा है अर्थ का। लेकिन जैसे जैसे मेरी रेडियस कम होती चली जाएगी, दैट मीन्स इस वाले पॉइंट को यहाँ तक आने में, मतलब ये वाले पॉइंट को, मान लो मेरे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ, ये वाले पॉइंट को यहाँ तक आने में कम टाइम लगेगा। दैट मीन्स स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यही तो रोटेशन टेंडेंसी कंजर्व हो रही है ना, रोटेशन एनर्जी कंजर्व हो रही है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। समझ में आने वाली बात, ठीक से समझना कि जब एयर मूव कर रही है कहाँ से, इक्वेटर से किधर की तरफ, आपकी पोल की तरफ, पोल की तरफ। और यहाँ पर तो आपको पता है कि मेरी जो अर्थ की स्पीड होगी इक्वेटर की तरफ वो थोड़ी सी स्लो फील होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा रेडियस बहुत ज़्यादा है और ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे मेरा रेडियस घटता चला जाएगा। अगर मेरी रेडियस घटती चली जाएगी दैट मीन्स जो मूवमेंट होगा, मतलब एक चक्कर लगाने में इसको जितना टाइम लगेगा उससे भी जल्दी स्पीड से ये हो जाएगा, है कि नहीं। अपन जब देखते हैं ऊपर से, अगर आपने बॉल घुमाई, मान लो आप बॉल घुमा के देखना, आप जब देखोगे ना तो बॉल की स्पीड आपको जो साइड ये वाला इलाका जो होगा ना, वेट, आपका ये वाला इलाका होगा ना, यहाँ पर आप लोगों को स्लो दिखाई देगी, आप यहाँ पे चीज देख पाओगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज दिखाई देगी क्योंकि ये तो बहुत जल्दी जल्दी घूम रही है। तो इसका मतलब ये स्पीड अप हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जेट स्ट्रीम जो होंगी वो स्ट्रेंथन होंगी। नाउ थिंकर्स देख लो कौन कौन से हैं, पार्कमैन और न्यूटन 1969 में, ये वाला न्यूटन नहीं है, याद रखना। हाईलाइटेड द थर्मल डायनामिक्स इंटरेक्शंस, इन्हें क्या किया, इन्हें हाईलाइट किया थर्मल डायनामिक इंटरेक्शन ऑफ द हेडली सेल, मतलब जो ट्रॉपिकल सर्कुलेशन जो था ना वाला हेडली सेल, मतलब कौन सा वाला सेल हो गया, ये जो फेरल हो गया, ये हेडली, ये पोलर, मतलब ये वाला 30 से लेके 60 वाला सेल जो हो गया, ठीक है, हेडली सेल, ये फेरल सेल हो गया। तो इसको अपन लोग क्या बोले हैं, ट्रॉपिकल सर्कुलेशन बोल रहे थे। और फेरल सेल, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये जो हो गया मेरा, ये हेडली सेल हो गया 0 से 30,
30 से 60 हो गया मेरा क्या, फेरल सेल हो गया, ये मेरा हो गया पोलर सेल। तो अब जो हेडली सेल जो होगा, हेडली सेल होगा, उसको अपन लोग ट्रॉपिकल सर्कुलेशन बोल रहे हैं, और जो मेरा फेरल सेल है उसको अपन लोग मिडिल लैटिट्यूड सर्कुलेशन बोल रहे हैं। तो ये ये किस चीज का हुआ है भाई, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोड्यूस कर रहा है आप लोगों का जेट्स को। तभी तो मेरा जेट्स जो देखने को मिलते हैं वो मेरा 30 के आसपास और ये 60 के आसपास देखने को मिलते हैं। यहीं पे आप लोगों को जेट्स दिखेंगे, यहीं पे आप लोगों को जेट्स दिखेंगे। समझ में आने वाली बात, ये पार्कमैन और न्यूटन ने बताया था। नाउ अब देखो 8 स्टेप्स हैं जिससे आप लोगों का जेट स्ट्रीम्स जनरेट हो रही है। तो अब आप देखोगे जनरेशन ऑफ द जेट स्ट्रीम। भाई अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट बचा क्या उनको पूछने के लिए, बस यही चीजें पूछी गई है। तो अपन लोग पहले से ही इसको बना लो, स्टेप्स किस तरीके से बनाने हैं, और साथ में मैं आप लोगों को सजेस्ट करता जाऊंगा कि कौन कौन से डायग्राम आप लोगों को एग्जाम के अंदर यूज करना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो। समझ में आने वाली बात। चले स्टेप चालू करें अपन लोग। 8 स्टेप्स है, उससे ज्यादा स्टेप्स नहीं है। 8 स्टेप्स में हम लोगों का जनरेट हो जाता है जेट स्ट्रीम। पहली स्टेप होगा अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ। देखो मैंने बताया था कि जो इक्वेटर है वहां पर क्या होगा, सरप्लस हीट होगी। ये मेरा पोल है, वहां पर मेरा हीट डेफिसिट होगा, है कि नहीं है। दैट मीन्स अनइक्वल हीटिंग हो गई अर्थ के ऊपर। साथ में बिकॉज ऑफ द कोरोलिस फोर्स, ये जो है वो मेरे क्या है, अलग अलग सेल्स बन गए, मतलब 0 से 30, 30 से 60। ऊपर से लैंड का और अपना सी का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है पूरे अर्थ पर, उसके कारण भी, मतलब ये रीजंस हैं अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ की। जब मैंने हीटिंग ऑफ द अर्थ बताया था, पूरा का पूरा हीट बैलेंस बताया था, तब उस टाइम पे ये चीजें मैंने बता दी थी। ऊपर से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के कारण भी हीट का भी थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। तो अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ के कारण भी आप लोगों का जेट स्ट्रीम स्टार्ट होता है। पहली स्टेप है कि अनइक्वल हीटिंग होगी अर्थ की। अगर ये चीज नहीं हुई तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ सोलर इंसोलेशन, तो क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन होगा वो मैक्सिमम होती है कहां पर, इक्वेटर पर, और डिक्रीज होती है टुवर्ड द पोल। तो बस वही चीज मैंने बताई। ये मेरा सन हो गया, तो मेरी डायरेक्ट ये यहाँ से 1 मिनट में इस तरीके को कैसे बता देता हूँ। ये मेरा सन हो गया, ये इक्वेटर पर डायरेक्ट हीटिंग पड़ रही है, ये मेरी इनडायरेक्ट हीटिंग पड़ रही है पोल के ऊपर, है कि नहीं, इस तरीके से। तो ऐसे बना के आ सकते हो एग्जाम के अंदर। नाउ ये क्या कर रहा है, आप लोगों का सेटअप कर रहा है लैटिट्यूडनल टेम्परेचर ग्रेडियंट को, जो कि मतलब चेंज ऑफ द टेम्परेचर विद द लैटिट्यूड। मतलब लैटिट्यूड के साथ साथ आप लोगों का क्या हो रहा है, आप लोगों का टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। मतलब 0 पर कुछ होगा, 30 पर कुछ होगा, है कि नहीं है। दैट मीन्स आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। और याद रखना अपना, कीप इन माइंड दैट 0 डिग्री पर अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कि मैक्सिमम टेम्परेचर अपन लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, तो आप लोगों को माइंड में रखना है कि 0 डिग्री पर हम लोगों को मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता है। याद रखना, मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोगों को 0 डिग्री पर देखने को नहीं मिलता है। द रीजन बिहाइंड इट कि हम लोगों का जैसे ओवरहेड तो पड़ रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर बारिश भी तो होती है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऊपर क्या होते हैं, आप लोगों के क्लाउड जमा होते हैं, तो डायरेक्ट हीटिंग थोड़ी सी कम हो जाती है और बारिश होती रहती है। तो दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट के कारण यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है। तो मुझे टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेगा, मेरे ट्रॉपिक्स के आसपास। मतलब मान लो ट्रॉपिक्स की नहीं, ITCZ जैसे ही दूर होगा ना, वहां से आप लोगों को टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। मतलब लगभग 10 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर जो होगा आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा। समझ में आई ना ये वाली बात। तो ये वाली चीज हो गई, ये मैंने एकदम से मेरे को याद आ गया, तो मैंने आप लोगों को ये फैक्ट बता दिया इसी चीज में। समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेडियंट इज सीन नियर द पोलर फ्रंट। जो सबसे ज्यादा ग्रेडियंट अपन लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, पोलर फ्रंट पे देखने को मिलता है। पोलर फ्रंट क्या होता है, अब देखो जब मैं आप लोगों को एयर मास बताऊंगा ना, एयर मास और फ्रंट बताऊंगा ना, तो उस टाइम पे आप लोगों को ये फ्रंट और अच्छे समझ में आ जाएंगे। बस अभी आप मोटा मोटा ये समझ लो कि जो पोलर फ्रंट जो होता है ना, वो बाउंड्री ऑफ द वार्म ट्रॉपिकल एंड द कोल्ड पोलर एयर होता है। मतलब यहाँ पर मान लो ये वाला मेरा क्या है, 60 डिग्री ये है, ये 90 डिग्री है। 1 मिनट में है ना, ये मिटा के आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। वेट, थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा अपना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप कीप यहाँ पर फोकस करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर पसंद आ रहा हो तो। ये हो गया 0, 30, 60 और 90, ठीक है, 0, 30, 60, 90। अब देखो ये वाला जो इलाका है, ये जो इलाका है, यहाँ पर मेरे क्या होंगे, सीधी सीधी बताना,
ये तो मेरा इधर से आ रहा है, ये मेरा वेट मैंने उल्टा बना दिया, ये मेरा इधर जा रहा है, ये मेरा इधर आ रहा है। जब मैंने वो बताए थे आप लोगों को, ये ईस्टर्ली है, ये वेस्टर्ली है, फिर ये पोलर ईस्टर्ली हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वार्म हो जाएगा, ये मेरा कोल्ड हो जाएगा। टकरा कहाँ रहे हैं, लगभग 60 के आसपास टकरा रहे हैं। दैट मीन्स अब जो अपर एटमोस्फेयर में भी तो यही होगा, अपर एटमोस्फेयर में भी तो यही होगा। ये क्या जाएगा, ये मेरा इधर जा रहा है, ये मेरा इधर जा रहा है। तो अपर एटमोस्फेयर में मेरी जेट्स चल रही है, तो यहाँ पर क्या चीज़ हुई, दो चीज़ें तो आई हैं, ये ठंडा ये गर्म, ये ठंडा ये गर्म, तो वही चीज़ है। ये मेरा एक फ्रंट हो गया, तो यहाँ पर मेरा फ्रंट टकराया, तो पोलर फ्रंट मतलब बाउंड्री बिटवीन स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपन लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलती है। दिस थर्मल कंट्रास्ट इज अ प्राइमरी ड्रिवन ड्राइवर ऑफ द जेट स्ट्रीम। तो यही जो थर्मल कंट्रास्ट है ना, यही आप लोगों का जेट स्ट्रीम का प्राइमरी ड्राइवर है। समझ में आया ना ये वाली बात। नॉर्मली स्टेप 1 समझ में आई। स्टेप 2 है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। स्टेप 2 है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। देखो मैंने ज़्यादातर यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आप लोग 4 या 5 वीडियोस मेरे बार बार देखोगे ना, आप लोगों को रिपीटेड फील होगा। लेकिन क्या करें, एग्जाम के अंदर तो वही चीज़ लिख के आनी है ना, और आपके नोट्स में भी अगर ये चीज़ रिपीट होती रहेंगी तो आप लोगों के माइंड में बन जाएगा, बार बार ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। समझ में आया ना ये वाली बात। नाउ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। नाउ वार्म एयर जो होगी ना वो एक्सपांड करती है, वार्म एयर जो होती है वो एक्सपांड करती है, मतलब हायर ट्रोपोस्फोर्स पे लगभग 16 किलोमीटर अपना जो होगा इक्वेटर के ऊपर होगा। और जो कोल्ड एयर जो होगी वो कॉन्ट्रास्ट करती है, वो कहाँ पर, लोअर ट्रोपोस्फोर्स पर मतलब लगभग 8 किलोमीटर कहाँ होगी, वो पोल पर होगी। तो ये जो स्लोप जो है ना वो क्रिएट करेगा क्या, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट को। ये जो अब ये स्लोप जो है ना, देखो मान लो ये पोल वाला इलाका है, ये मेरा इक्वेटर वाला इलाका है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो मेरा हायर वार्म एयर एक्सपांड कर गई यहाँ पर, ये मेरा लगभग 8 किलोमीटर तक मेरा क्या हो जाएगा, मेरा पोल वाला इलाका है। यहाँ पर मेरी क्या हुई, कोल्ड एयर यहाँ पर हुई, कंट्रास्ट हुई। तो ये जो स्लोप है ना, इतना बड़ा जो स्लोप आ रहा है, ये वाला स्लोप आ रहा है, इसके कारण आप लोगों का हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होगा ना, जो कि हाई से लो प्रेशर की तरफ आ रहा है ट्रोपोस्फोर्स के ऊपर, वो बनेगा, क्रिएट होगा, और एयर स्टार्ट होगी मूव करना फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल। तो एयर जो होगी वो आप लोगों का इक्वेटर से पोल की तरफ क्या करेगी, जाएगी। नाउ स्टेप 3 कोरियोलिस फोर्स की अगर बात करें, तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। तो एयर मूव करेगी पोलवर्ड, जो आपकी पोलवर्ड की तरफ जा रही है ना, दैट मीन्स कहाँ से, इक्वेटर से पोलवर्ड की तरफ का। और अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो डिफ्लेक्ट कर जाएगी राइट की तरफ, और जो अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो वो क्या कर जाएगी, आप लोगों के लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये जो ट्रांसफॉर्म करेगा वो क्या करेगा, मेरिडाइनल मतलब नॉर्थ साउथ फ्लो को करेगा इनटू द जोनल फ्लो। मतलब मेरिडाइनल फ्लो जो नॉर्थ साउथ फ्लो जो हो रहा था ना, उसको क्या कर देगा, वो जोनल फ्लो में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। दैट मीन्स वेस्ट ईस्ट। याद रखना, एक मैं आपको एक कीवर्ड और बता देता हूँ, जब भी मेरिडियनल की बात होती है ना, दैट मीन्स नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है। मैं ये ट्राई सेलुलर में नहीं बता पाया था, तो आप यहाँ पर ये माइंड रखना कि मेरिडियनल का मतलब होता है नॉर्थ और साउथ मूवमेंट, और अगर मैं जोनल की बात करूं दैट मीन्स वेस्ट और ईस्ट की बात हो रही है। समझ में आना ये वाली बात। नाउ यही तो चीज कर रहा है। वैसे तो नॉर्मली ये नॉर्थ और साउथ की तरफ कर देगा, मतलब ये इधर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने राइट की तरफ। जब राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी दैट मीन्स वो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज बन जाएंगी। तो मतलब जो नीचे वाला जो इलाका है जो मेरा ईस्टर्लीज है, तो अपर एटमोस्फियर में क्या हो जाएगा, वो वेस्टर्लीज हो जाएंगी। ठीक है, अपर ट्रोपोस्फियर के अंदर, ट्रोपोस्फियर एटमोस्फियर कुछ भी बोल सकते हो नॉर्मली। नाउ थर्मल विंड रिलेशनशिप, अब इससे भी आप लोगों का बनेगा। अभी तक क्या हुआ, ये तो डिफ्लेक्शन चालू हुआ है, अभी तो चल रही है बनना ना। अगला है स्टेप 4 है थर्मल विंड रिलेशनशिप। थर्मल विंड क्या होता है, वर्टिकल सीयर ऑफ द जियोस्ट्रॉफिक विंड। मतलब ये वाली जो विंड जो जा रही है, अभी तक मैंने हॉरिजॉन्टल देख ली दोनों की दोनों, अब ये वाली चीज होगी थर्मल विंड। तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल सीयर ऑफ द जियोस्ट्रॉफिक विंड स्टेट। ये क्या करता है, ग्रेटर द हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर, जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर होगा, हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, उतना ही मेरा इंक्रीज होगा विंड स्पीड विद द हाइट। और ऑब्वियस सी बात बताओ कि मेरा जहाँ पर जितना ज़्यादा गर्म होगा उतनी ही तो स्पीड से ये ऊपर जाएगी मेरी टेम्परेचर। तो वही चीज़ है, ग्रेटर द हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब ये मेरा जितना भी हो, ये मेरा कम, मान लो ये मेरा कोल्ड इलाका है,
ये मेरी हॉट जगह है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ ये गिरने की कोशिश करेगा, तो जितनी ज़्यादा मेरा ग्रेडियंट होगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टली होगा, उतना ही मेरा क्या होगा, मेरी विंड स्पीड विद द हाइट चेंज, स्पीड बढ़ती जाएगी या चेंज होती चली जाएगी, कम हुआ ज़्यादा हुआ, इस पर डिपेंड करता है। ये एक्सप्लेन करता है कि जेट स्ट्रीम जो है ना, वो हमेशा ट्रोपोपॉज पर ही क्यों मिलते हैं आप लोगों को, जहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है मैक्सिमम होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है आप लोगों का टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। नाउ नेक्स्ट इज, अभी तो क्या हुआ आप लोगों का, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अब क्या होगा, आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि एयर मूविंग पोलवर्ड कैरी कर रही है आप लोगों का अर्थ रोटेशनल मूवमेंट को, मतलब MVR, जो क्या है आप लोगों का कांस्टेंट है। तो जो जैसे जैसे मेरी रेडियस होगी ना, रेडियस ऑफ द रोटेशन डिक्रीज होती जाएगी पोल की तरफ, मैंने बताया ना पोल की तरफ डिक्रीज हो जाती है, तो स्पीड ऑफ द एयर जो होगी ना, वो शार्पली इंक्रीज होती चली जाएगी, जो कि प्रोड्यूस करेगा आप लोगों का जेट कोर को। फास्टेस्ट बैंड है ऑफ द विंड, है कि नहीं है? तो जेट कोर को जो आप लोगों का प्रोड्यूस करता है, मतलब फास्टेस्ट बैंड ऑफ द विंड होगा लगभग अपना, मैंने क्या बताया था, 110 से 250 किलोमीटर उसकी होती है, और 400 से ऊपर भी जा सकती है। तो वही चीज हो गई आप लोगों का। रोल ऑफ रॉसबी वेव्स। अब देखो एक चीज है रॉसबी वेव, मैं आप लोगों को ये कल पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो 5 स्टेप्स हुई हैं, अभी तक कंजर्वेशन कर लिया। अब आप लोगों का रॉसबी वेव्स भी इस पर डिपेंड करती हैं। तो रॉसबी वेव्स क्या होती हैं? प्लेनेटरी स्केल अंडर अंड्यूलेशन ऑफ द वेस्टर्लीज। ये वेस्टर्लीज का प्लेनेटरी स्केल अंडुलेशन है, जो कि मॉड्यूलेट करेगा आप लोगों का जेट स्ट्रीम्स के ऊपर। तो थ्रू लो प्रेशर एक्सटेंशन, लो प्रेशर एक्सटेंशन एंड रिच, मतलब हाई प्रेशर एक्सटेंशन, ट्रफ और रिच। ट्रफ और रिच की बात करता है ये वाली चीज, ट्रफ और रिच। मैं अभी आप लोगों को ना ये वाला ना डायग्राम बताऊंगा, ट्रफ और रिच क्या होता है, याद रखना। जो आप लोग नोट्स बना रहे हो ना, तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना, आगे की स्लाइड में इसका डायग्राम बनाया हुआ है। मेक जेट्स मिएंडर क्रिएटिंग मल्टीपल ब्रांचेस। ये क्या होता है आप लोगों का, जेट मिएंडरिंग बनाता है, और जिससे आप लोगों की अलग अलग ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। नॉर्मली देखो, मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता दूं, ये हो जाएगा ट्रफ, ये हो जाएगा आपका रिच, है ना यहाँ पर। तो अगर मेरा इस बीच में आप लोगों का वो जाएगा, तो प्रेशर जाएगा, तो मेरी क्या होगी, इस यहाँ से अगर मेरी निकलेगी कोई एयर निकल रही है, स्ट्रीम निकल रही है, दैट मीन्स मेरी क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से मिंडर कर जाएगी, है कि नहीं है? मैं आप लोगों को आगे और डायग्राम बताऊंगा, ठीक है। अभी तो ये समझो कि ट्रफ और रिच से जो होगा आप लोगों का जेट जो होगा वो मिएंडर करेगा, जिससे आप लोगों का मल्टीपल ब्रांचेस बनेंगी। समझ में आई ना? अभी डायग्राम और बताता हूँ आप लोगों को इसमें। सीजनल शिफ्ट, नेक्स्ट स्टेप इज सीजनल शिफ्ट। अभी क्या हुआ, पूरा का पूरा हो गया, अब सीजनल शिफ्ट होगा। दैट मीन्स समर में ये ऊपर और नीचे, समर और विंटर में ये नॉर्थ और साउथ की तरफ ये क्या होती है आप लोगों की शिफ्ट करती चली जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल समर के अंदर लैंड जो होगा वो हीट करेगा फास्टेस्ट, आप लोगों को पता है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा वो शिफ्ट करेगा नॉर्थवर्ड, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगा। दैट मीन्स जो जेट होंगी वो माइग्रेट करेंगी पोल की तरफ, जेट होंगी जो माइग्रेट करेंगी वो करेंगी पोल की तरफ। क्यों? क्योंकि समर है कि नहीं है? और विंटर के अंदर जो ग्रेडियंट शिफ्ट जो होगा वो इक्वेटर की तरफ होगा, तो मतलब जेट जो मूव करेंगी वो आपकी साउथ की तरफ करेंगी, है कि नहीं है? नॉर्मली मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता चुका हूं, जब मैंने आपको आइसोबार आइसोथर्म्स करा रहा था, तो उस टाइम पे भी मैंने बता दिया था कि आइसोबार और आइसोथर्म्स कैसे शिफ्ट होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मेरा आइसोबार चेंज होगा तो पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है, ये मेरा आइसोबार और आइसोथर्म्स पर डिपेंड कर रही है जेट स्ट्रीम। दैट मीन्स उसके शिफ्ट होने के साथ साथ मेरी जेट स्ट्रीम्स भी शिफ्ट होती चली जाएंगी। तो वही चीज है नॉर्मली। रीजनल एग्जांपल्स देख लो। नाउ 7 हो गई ना पूरी की पूरी, बस वही स्टेप्स हैं जो आप लोगों की बन रही है। स्टेप ए छोटी सी चीज है, रीजनल एग्जांपल्स। मान लो सब ट्रॉपिकल जेट किसको बोलोगे आप? सब ट्रॉपिकल जेट। सब ट्रॉपिकल जेट जो होती है ना, वो आप लोगों के लगभग 30 डिग्री पर आप लोगों के फॉर्म होती है, जो कि कंट्रास्ट है बिटवीन द हेडली सेल, मतलब ट्रॉपिकल सर्कुलेशन, और फेरल सेल, मतलब मिड लैटिट्यूड सर्कुलेशन पर। समझ में आने वाली बात? तो आप लोग, मैं अभी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ये वाला इस तरीके का और डायग्राम बताऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पर मैंने बहुत नीचे बना दिया, ये डायग्राम है, ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा नॉर्मली। तो आप ये मत समझना कि ये मैं नीचे निकाल दिया, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बना के आने ये वाले कौन कौन से। तो सब ट्रॉपिकल जेट कहाँ पर होती है आप लोगों के? लगभग 30 डिग्री पर होती है, जहाँ पर आप लोगों का पैरल सेल और हेडली सेल देखने को मिलता है।
ठीक है, 0, 30, 60। तो मतलब यहाँ पर आप लोगों को ये वाली जेट में देखने को मिलती है STJ। याद रखना, मैं अब ये STJ ही बोलूंगा इसको, सब ट्रॉपिकल जेट को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पोलर फ्रंट जेट। अब ये क्या मिलेंगी आप लोगों को, यहाँ मिलेंगी, जहाँ पर आप लोगों का पोलर सेल और पैरेलल सेल देखने को मिल रहा है। तो लगभग 60 डिग्री पे आप लोगों को क्या मिलेगा, पोलर फ्रंट जेट देखने को मिलेगी। दो फॉर्म एट द 60 डिग्री लैटिट्यूड एट द बाउंड्री ऑफ द पोलर सेल एंड दी पैरेलल सेल। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। क्या, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ये कहाँ मिलती है, सीजनल जेट है ये, याद रखना। ड्यू टू द इंटेंस हीटिंग ओवर द टिबेटन प्लेटू इन द समर। देखो ये हमारे मानसून में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए तेज अपन को दिमाग में रखना पड़ता है। अपन तो रीजनल देख रहे हैं ना एग्जाम्पल, ये तो अपना पूरा पूरा हो गया। रीजनल देख लो, टिबेटन प्लेटू के ऊपर, तिब्बत क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे बोलना नहीं आ रहा, तिब्बत प्लेटू के ऊपर, तिब्बत पठार के ऊपर, आई एम सॉरी, तिब्बत पठार के ऊपर आप लोगों का जैसे ही आप लोगों का इंटेंस हीटिंग होगी, ऑब्वियस ही बात है गर्मियों में होती है, तो सीजनल जेट बन जाता है, जिससे आप लोगों का क्या बनेगा, समर के तिब्बत के अंदर उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बोल रहे हैं। ये मानसून के अंदर आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। नेक्स्ट इज सोमाली जेट। ये तो नाम से समझ में आ रहा है, लो लेवल काउंटर पार्ट ड्यू टू द क्रॉस इक्वेटोरियल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण होता है ये। सोमाली जेट समझ में आया, सोमाली के ऊपर, तो इसको मैं LLJ भी बोलूंगा, लो लेवल जेट। लो लेवल जेट होता है ये, समझ में आया ना, ये सोमाली जेट भी बोल सकते हैं और इसको लो लेवल जेट भी बोल सकते हैं। तो ये एक लो लेवल काउंटर पार्ट है, क्यों, क्योंकि क्रॉस इक्वेटोरियल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो रहा है। समझ में आया ना ये वाली बात। नॉर्मली वही वाली बात है, मैंने बताया था ना कि इक्वेटर के ऊपर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, मेरी जो एयर होती है ना वो इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है, यही रीजन है, वही वाली चीज है इसके अंदर। समझ में आई ना ये वाली बात। नेक्स्ट देखो, नॉर्मली इस तरीके का डायग्राम बना के आना, मैंने अभी बताया वही की वही चीजें हैं, सेम की सेम, वही हाइडली सेल, फेरल सेल और अपना पोलर सेल हो गया। ये ट्रोपोपॉज है, ये पूरा ऊपर वाला इलाका था पूरा ट्रोपोपॉज हो गया, रेड वाला। अब देखो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज है, नॉर्मली ये नीचे जा रही है ना। तो देखो अब जब हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर मेरी क्या बनेगी, सब ट्रॉपिकल जेट्स बनेंगी। ऐसे ही यहाँ पर मेरा हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर मेरा लो टेम्परेचर है एज कंपेयर टू दिस। याद रखना, ये मत समझना कि वो चीज हो गई, एज कंपेयर टू दिस। तो ये हाई टेम्परेचर हो गया, ये लो टेम्परेचर हो गया, तो यहाँ पर मेरी क्या बनेंगी, पोलर जेट्स बनेंगी। मतलब लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटेड, जहाँ पर 2 साइकिल मीट कर रही हैं, यहाँ पर 2 साइकिल मीट कर रही हैं, तो लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट बन गया यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर अच्छी खासी होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी बन जाएगा इस तरीके से, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, तो इस तरीके डायग्राम बनाकर आ सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिए। अब अगर वैसे बनाना है क्रॉस सेक्शन, तो देखो ये तो ये चीज भूल जाओगे किस तरीके की है, ये मेरा अर्थ बना दिया बस। नॉर्मली आप लोगों ने इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया। इक्वेटर पे क्या होता है, लगभग 16 किलोमीटर ऊंचा होता है, यहाँ पर 8 किलोमीटर होता है। तो ट्रोपोपॉज जो होगा, ट्रोपोपॉज होगा, तो वो ये वाला मैंने बाउंड्री बना दी है। ये मेरा प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, चूंकि यहाँ पर डिफरेंसेस है ना, तो मेरा जेट जो होगा वो ट्रोपोपॉज पर इस तरीके से चलेगा, डायरेक्शन होगी, है ना, उसको स्ट्रेटोस्फीयर बोल सकते हैं। डायग्राम देखो, और अगर आपको बनाने हैं तो सजेस्ट मैं कर देता हूं कि आप इस तरीके का डायग्राम बना दो। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ जो कि 16 किलोमीटर बना रहा है, साथ में प्रेशर ग्रेडियंट दिखा दो, जेट दिखा दो ट्रोपोस्फॉस के ऊपर, यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है। अगला बना दो, एक और डायग्राम बना सकते हो, एरो दिखाओ आप लोगों को, जो कि आपको इक्वेटर से पोल की तरफ दिखा रहे हो पोल, उसके बाद कोरिलेस डिफ्लेक्शन दिखा दो और वेस्टर्ली जेट्स दिखा दो। वही वाली चीज़ हो गई आप लोगों की, ये वाली चीज़। नॉर्मली आप लोगों ने क्या किया, नॉर्मली ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और फिर ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और यहाँ पर आप लोग दिखा दो आप लोगों के जेट्स, तो ये हो गई वेस्टर्ली जेट्स। इस तरीके का बना के आया ना। थर्मल विंड फ्लो चार्ट अगर बनाओगे तो आप बना सकते हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला बना सकते हो, प्रेशर ग्रेडियंट बना दो, कोरिलेस फोर्स बना दो, वेस्टर्लीज बना दो। ये तो सीधा फ्लो चार्ट इस तरीके का बना के आया ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट, फिर उससे क्या हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट आया, प्रेशर ग्रेडियंट आया, उस पर इफेक्ट पड़ा आप लोगों का कोरिलेस का, तो आप लोगों की क्या बनी, वेस्टर्लीज बनी, प्रेशर ग्रेडियंट प्लस कोरिलेस, ऐसे रखना है। इससे क्या बन जाएगा, आप लोगों का जेट कोर्स बन जाएंगी। समझ में आया ना। थिंकर्स अगर आप लोगों को यूज करके आने हैं तो आप लोग सीधा सीधा रोसवी का नाम लिखाना, जिसने लिंक किया था अपर एयर सर्कुलेशन को विथ जेट फॉर्मेशन को। पार्कमैन का मैंने बता ही दिया था, एक्सप्लेन करता है थर्मल और डायनेमिक बैलेंस को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पेपर 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम है
कोटेश्वरम। क्या नाम है? कोटेश्वरम नाम है सबसे, ये इसको याद रखना अपने जेट स्ट्रीम्स में 1953 में इंडिया में कोटेश्वरम में आए थे। इनने आइडेंटिफाई किया तेज को, मतलब तिब्बतन वाले को, ठीक है, लिंक्ड विद द इंडियन मानसून। समझ में आई नहीं वाली बात? तो मैं इसको तेज ही बोलूंगा, याद रखना, दिमाग में रखना ये चीज। नाउ आप सीधा सीधा आप लोगों को सीधा सिंपल में अब याद करने के लिए जितना मैंने इतना मटेरियल बता दिया, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेना जिससे आप लोगों को 1 मिनट के अंदर ये चीज़ रिवाइज हो जाए। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ? सोलर हीटिंग हुई, फिर अनइक्वल टेम्परेचर हुआ जिससे आपका इक्वेटर हॉट है, लो और जो आपका पोल जो है वो कोल्ड है। तो इससे क्या हुआ? आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट हुए, मतलब इक्वेटोरियल लो और पोलर हाई। नाउ अब क्या हुआ? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बना, मतलब एयर फ्लो हुआ है फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर की तरफ। फिर कोरिलेसिस फोर्स जो हुआ वो डिफ्लेक्ट करेगा विंड को राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद देखो मैंने ये एरो बनाया हुआ है, सीधा अभी भी नीचे ही चलते जाना है। अपर ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात हो गई, अपर ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। नाउ पोलर फॉर्म, अब क्या होगा? पोलर फ्रंट जो होंगे फॉर्म करेंगे क्या? कोल्ड पोलर एयर को और मीट करेंगे वार्म पोलर ट्रॉपिकल एयर को। इससे क्या हुआ? आप लोगों का स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ 9 से 12 किलोमीटर हाइट पर। अब क्या हुआ? जैसे आप लोगों का प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरिलेस फोर्स जो होगा क्या होगा? बैलेंस होगा, तो आप लोगों को क्या बनेंगी? जियोस्ट्रॉफिक विंड बनेंगी। ये मैंने बताया था क्या होता है जियोस्ट्रॉफिक विंड। उसके बाद स्टेप होंगी, जियोस्ट्रॉफिक विंड बनेंगी तो क्या होगा? नैरो फास्ट मूविंग विंड बनेंगी, कोर डेवलप होगा लगभग 200 किलोमीटर के उस पर। तो अब क्या होगा? आप लोगों का जेट स्ट्रीम्स तैयार हो जाएंगी। जेट स्ट्रीम्स कौन कौन सी? पोलर फ्रंट जेट, सब ट्रॉपिकल जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ठीक है, और पोलर नाइट जेट। समझ में आया ना? पोलर नाइट जेट। तो ये आप लोगों की जेट स्ट्रीम्स बन जाएंगी। अब ये तो बन गई। अब मिएंडरिंग होगी जेट स्ट्रीम्स की और रोसबी वेव्स। जैसे मिएंडरिंग होगी जेट स्ट्रीम्स की तो आप लोगों की रोसबी वेव्स बनेंगी। अब ये जो रोसबी वेव्स क्या होता है कल मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। मिएंडरिंग, बिकॉज ऑफ द मिएंडरिंग ऑफ द जेट स्ट्रीम्स वी एक्सपीरियंस दी रोसबी वेव्स विच इज बेनिफिशियल टू दी अमेरिका सब कॉन्टिनेंट। समझ में आने वाली बात? तो वेदर, और उससे क्या बना? आप लोगों का वेदर सिस्टम क्रिएट हो गया। समझ में आया ना ये वाली चीज? नॉर्मली अब देखो मैंने ये 2 पेजेस में इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्मली आप चाहो तो पॉज करके ये आप डायरेक्ट बना सकते हो अपने एग्जाम उसके अंदर, नोट्स के अंदर, और ये डायरेक्ट एग्जाम में भी बना सकते हो। तो ये मैंने बना दिया इसके ऊपर आप लोगों को समझाने के लिए। पॉज कर लो और आप सीधा सीधा कर लो, ठीक है। नाउ अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो मेरी जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो नॉर्थ और साउथ में शिफ्ट करती हैं। तो नॉर्थ और साउथ शिफ्ट ऑफ द जेट स्ट्रीम अपन लोग देख लेते हैं। तो सीजनल माइग्रेशन, ठीक है। सीजनल माइग्रेशन कैसे होता है? जेट स्ट्रीम जो है वो फिक्स नहीं है। पहली बात तो ये माइग्रेट करती है नॉर्थ और साउथ की तरफ, जो कि फॉलो करेंगी एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन को। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्ट हो रही है और रिवॉल्यूशन कर रही है। समर के अंदर जो होगी ना वो नॉर्थवर्ड मूव करेगी और वीकर हो जाएगी। क्यों? समर की बात है तो नॉर्थवर्ड मूव करेगी, दैट मीन्स मेरी किधर की तरफ जाएगी? पोलवर्ड जाएगी, है ना। पोलवर्ड जाएगी तो मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये मेरी क्या हो जाएगी? वीकर हो जाएगी। विंटर के अंदर क्या हो जाएगा? ये साउथवर्ड मूव करेगी, दैट मीन्स मेरा इक्वेटर की तरफ मूव करेगी। तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इन्हांस टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा, डिफरेंस इन द हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर पोल। समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली वही चीज है, नॉर्मली समझ में आया ना जो मैं इस नाम से बता रहा हूँ कि भाई टेम्परेचर घटता बढ़ता है ऊपर नीचे जाते जाते, वही चीज मैंने बता दी। नेक्स्ट इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। दूसरा जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, विंटर के अंदर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो होगी ना वो फ्लो करेगी अराउंड 25 नॉर्थ ओवर द इंडिया, मतलब 25 डिग्री लैटिट्यूड ओवर इंडिया, क्रिएटिंग सब्सिडेंस, मतलब सिंकिंग क्रिएट करता है, मतलब जहां पर नीचे की तरफ जाती है एयर और सप्रेस करती है कन्वेक्शन को। तो ऑब्वियसली बता, अब जब नीचे की तरफ सिंक कर रही है तो कन्वेक्शन तो क्या होगा? सप्रेस होगा, तो नॉट फेवरेबल फॉर द मानसून। तो विंटर के अंदर ये मानसून के लिए फेवरेबल नहीं है। नाउ समर के अंदर क्या हो जाएगा? समर के अंदर क्या हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम शिफ्ट करेंगी नॉर्थवर्ड, मतलब लगभग 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो ये क्या करेगा? अलाउ करेगा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स को और मानसून ट्रफ को, जिससे डोमिनेट होगा ओवर इंडिया के ऊपर ऑन सेट ऑफ द मानसून। जब मैं मानसून पढ़ाऊंगा ना तो ये आप लोगों को और जाना
क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली जेट स्ट्रीम करती क्या भाई, नॉर्मली ऊपर की तरफ चल रही है, ऊपर से वो क्या कर रही है, मेंडर कर रही है, तो इसको नीचे की तरफ भेजेगी। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ और 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ जब से शिफ्ट हो जाएगी तो मेरी इंडिया से तो हट गई, इंडिया से हट गई, दैट मीन्स ये क्या करेगी और अट्रैक्ट करेगी अपना मानसून को अपनी तरफ। तो भाई कोटेश्वरमैन ने 1953 में हाईलाइट किया था क्रूशियल रोल ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को नॉर्थवर्ड शिफ्ट की तरफ इंडियन मानसून ऑनसेट में। समझ में आने वाली बात। पोलर फ्रंट जेट की अगर बात करूं तो समर के अंदर पोलर फ्रंट जेट जो होती है वो शिफ्ट करती है पोलवर्ड टू द 60 to 65 डिग्री नॉर्थ। पोलर फ्रंट जेट की बात करूं 60 से 65 डिग्री नॉर्थ की तरफ एज दी पोलर ट्रॉपिकल टेम्परेचर कंट्रास्ट वीकन। अब क्या हो जाएगा, अपना पोलर ट्रॉपिकल टेम्परेचर कंट्रास्ट जो हो जाएगा वीक कर जाएगा। विंटर में जो होंगी ये मूव करेगी किधर की तरफ, इक्वेटर वर्ड, तो क्या हो जाएगा लगभग 35 से 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ भी ये मूव कर जाती हैं, जिससे स्ट्रेंथन होता है क्या, अपना स्ट्रेंथन होता है कंट्रास्ट इस चीज़ का। समझ में आने वाली बात। तो मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई पोलर फ्रंट जेट। नाउ केस स्टडी देख लो 2014 में पोलर फ्रंट जेट जो थी वो डिप कर गई थी अनयूजुअली साउथवर्ड की तरफ, तो पोलर वर्टेक्स इवेंट हो गया था यूएसए में। अब जो पोलर वर्टेक्स इवेंट क्या होता है, जब मैं आगे बताऊंगा डिजास्टर्स में तब आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें ये समझ में आएंगी, और अगर मानसून बताऊंगा तो उसके बाद भी ये चीज़ें बताते ही रहूँगा पोलर वर्टेक्स क्या होता है। नाउ ब्रिंगिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोल्ड, तो बहुत ज़्यादा ठंड लेकर ये आई थी, क्योंकि ये पोलर फ्रंट वाली बात हो गई ना। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स, अब आ गया ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स, मतलब ये अपीयर होती है केवल समर में, याद रखना। वंस जब ये एसटीजे जब शिफ्ट करती हैं तब ट्रॉपिकल जेट जो जब शिफ्ट करती है नॉर्थ की तरफ, तब ये आप लोगों की ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स आ जाती हैं। ये आपका ईस्ट अफ्रीका से ब्लो करता है अक्रॉस दी इंडियन ओशन की तरफ, बिल्कुल साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ये चला जाता है, इसकी ये डायरेक्शन है। स्ट्रॉन्ग TEZ मतलब स्ट्रॉन्ग तेज बोल सकता हूँ मैं सीधा सीधा बात, ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट। ये वाइग्रस इंडियन मानसून रेनफॉल वीक तेज मतलब पुअर मानसून आता है, मतलब ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा मानसून लेकर आता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट से जैसे डेवलप होती है, और जैसे अगर ये कम वीक हो जाएगा तो आप लोगों का पुअर मानसून आएगा। केस स्टडी देख लो PYQ के लिए 2002 इंडियन ड्रॉट आया था, क्योंकि एबनॉर्मल STJ हो गया था। अब मैं इसका फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, बार बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। STJ पोजीशन हो गया डिले द मानसून, 2019 में मानसून डिले हुआ था। रॉसबी वेव डिस्टर्बेंस आया था, प्रिवेंटेड द प्रॉपर नॉर्थर्न शिफ्ट को। 2021 में हीट डोम आया बना था कनाडा के अंदर, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहा था, आप लोगों को याद हो तो PFJ शिफ्टेड अनयूजुअली नॉर्थवर्ड क्रिएटिंग ब्लॉकिंग रिच स्टेशनरी हाई प्रेशर दैट ट्रैप्ड हीट, जिसने क्या किया हीट को ट्रैप कर लिया। नाउ क्लाइमेट चेंज डायमेंशन, तो क्लाइमेट चेंज डायमेंशन देखो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ। फास्टर वार्मिंग इन द आर्कटिक कंपेयर टू द ट्रॉपिक्स वीकनिंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये शो करता है आप लोगों का प्रेशर PFJ टू एंड मेक्स द वेवर, मतलब लार्ज नॉर्थ साउथ मिएंडरिंग को क्या बोलते हैं आप लोग, वेवर बोलते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा, मोर एक्सट्रीम इवेंट मिलेंगे लाइक प्रोलॉन्ग ड्रॉट फ्लड और हीट वेव्स ड्यू टू द एबनॉर्मल जेट स्ट्रीम शिफ्ट, है ना। नाउ अब देखो ये वाली चीज़ मैं बता रहा था आप लोगों को प्रेशर ग्रेडियंट वाली, तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा आप लोगों का ट्रफ और रिच, तो ये मेरा हो जाएगा ट्रफ, ये हो जाएगा रिच। अब देखो लो प्रेशर साइक्लोन यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर रिच यहाँ पर ऊपर है ना, इसका मतलब ये मेरा हाई प्रेशर बन जाएगा। तो जेट स्ट्रीम्स क्या जाएंगी इस तरीके से मुड़ जाएगी, ये मेरी क्या आ रही है जेट स्ट्रीम्स आ रही है, मतलब डाइवर्जिंग एयर ट्रफ कन्वर्जिंग एयर, समझ में आया ना। ये जेट स्ट्रीम्स मेरी बन गई। चाहो तो इस तरीके से आप डायग्राम बना कर सकते हो। जो पोलर जेट स्ट्रीम जो देखो ये ऊपर चल रही है, ये सब ट्रॉपिकल, ये कब की बात है, ये नॉर्थवर्ड जब शिफ्ट होती है, नॉर्थवर्ड जब शिफ्ट होती है तब की बात है। साउथवर्ड जब शिफ्ट होगी तो अलग हो जाएगा। तो चाहो तो आप डायग्राम बना के सकते हो, कोई भी वर्ल्ड मैप बना दो जिसमें जेट स्ट्रीम जो है साउथ में शिफ्ट हो रही है और नॉर्थ में शिफ्ट हो रही है। आप बताओ मैंने साउथ में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग साउथ वाला भी बनाएं, साउथवर्ड शिफ्ट जैसे हो रहा है ना वो आप बनाओ कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। मैं अगर सारे बना दूंगा तो आप लोग मेहनत ही नहीं करोगे। नाउ नेक्स्ट इज लेवल रिज नॉर्थवर्ड एंड द ट्रफ, तो ये बना सकते हो आप लोग, लेवल रिज बना दो इस तरीके से, रिज हो गया ट्रफ हो गया जेट स्ट्रीम्स हो गया, इस तरीके का आप बनाकर आ सकते हो एग्जाम के अंदर। अब देखो दो तीन छोटी छोटी क्या है आप लोगों की टर्म्स हैं वो अपन लोग देख लेते हैं। एक है जेट स्ट्रीक्स, क्या है जेट स्ट्रीक। जेट स्ट्रीक क्या होती है, ये शॉर्ट सेगमेंट होता है जेट स्ट्रीम का, जहां पर विंड जो है वो फास्टर है
लाइक अ स्पीड बूस्टर, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल स्पीड बूस्टर दे दिया, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जेट स्टिक्स बोलते हैं। अराउंड जेट स्टिक्स क्या होता है, वी गेट डाइवर्जेंस, एयर स्प्रेड होती है बहुत ज़्यादा, और कन्वर्जेंस, एयर पुल अप पाइलिंग अप होती है, तो ये क्रिएट करती है लो प्रेशर जोन को, राइजिंग एयर को और साइक्लोजेनेसिस को। क्या करेगा, आप लोगों का लो प्रेशर जोन बनाएगी, इससे आप लोगों का राइजिंग एयर बनेगा और साइक्लोजेनेसिस बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए ईस्ट कोस्ट ऑफन इंटेंसिफाई नियर जेट स्टिक जोन्स, है ना। नाउ नेक्स्ट इज, अब दूसरा एक और चीज ले लो, एविएशन एंड दी प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस क्या है, एयरलाइन जो यूज करता है जेट स्ट्रीम को एज अ हाईवे इन द स्काई, बिल्कुल इसी पर चलता है अपना एयरप्लेन, ठीक है, टू सेव द फ्यूल एंड द टाइम, क्यों, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पर चल रहा है, वो आप लोगों को हेल्प कर रहा है। जैसे दिल्ली न्यूयॉर्क जो है, जैसे जेट के साथ जाएगा तो 2 घंटे फास्ट हो जाते हैं आप लोगों का प्लेन की स्पीड। नाउ अगर मैं रिटर्निंग फ्लाइट की बात करूं तो ये बिल्कुल अपन लोगों को जेट के अगेंस्ट जाना पड़ता है, तो ये बहुत टाइम लगता है अपन को पहली बात तो, और फ्यूल भी ज़्यादा लगता है, बट टर्बुलेंस रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मैं जेट के बात में जाऊँगा तो सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसके अंदर, समझ में आया ना। ओशन एटमॉस्फेरिक लिंक अगर देखोगे जेट स्ट्रीम का, तो ओशन स्ट्रीम जो है वो गाइड करती है स्टॉर्म ट्रैक्स को, जो स्टॉर्म ट्रैक्स के होते हैं पाथ ऑफ द साइक्लोन और एंटी साइक्लोन इन मिड लैटिट्यूड, समझ में आया ना। एग्जाम्पल देखो, नॉर्थ अटलांटिक जेट स्टीयर डिप्रेशन टुवर्ड्स द यूके एंड यूरोप, इन पैसिफिक जेट स्ट्रीम शिफ्ट ड्यूरिंग द एल नीनो अफेक्टिंग द रेनफॉल ओवर द इंडिया साउथ ईस्ट एशिया एंड यूएसए, समझ में आने वाली बात। केस स्टडी देख लो, इंडियन मानसून वाली 2002 में ड्रॉट आया था, नॉर्थ अमेरिका में 2019 में पोलर वर्टेक्स आया था, यूरोप में 2003 में हीट वेव आया था। क्यों, क्योंकि इंडियन मानसून के केस में वीक तेज हो गया था, नॉर्थ अमेरिका के केस में पोलर जेट मींडर हो गया था जिससे अलाउ कर गया था कोल्ड आर्कटिक एयर, यूरोप के अंदर हीट वेव आई थी तो जेट ब्लॉकिंग हो गया था, क्यों, क्योंकि रॉसबी वेव एम्पलीफिकेशन हो गया था, ठीक है, समझ में आने वाली बात। नॉर्मली टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स, टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स मैंने बता दिया था पहले, वही चीज़ बता रहा हूँ, दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। पोलर फ्रंट जेट, सब ट्रॉपिकल जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, पोलर नाइट जेट और लो लेवल जेट। पोलर फ्रंट जेट अपने 50 to 60 डिग्री नॉर्थ पर मिलते हैं, 9 to 12 किलोमीटर हाइट पर मिलते हैं, ये मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स को गवर्न करते हैं। सब ट्रॉपिकल जेट जो हो जाएंगे 25 से 35 डिग्री पर लैटिट्यूड पर मिलते हैं, 12 to 14 किलोमीटर लैटिट्यूड हो गया। नाउ ये क्या, ये स्ट्रॉन्ग विंडर लेके आता है आप लोगों का इंडिया के अंदर। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट की अगर बात करें तो ये यूनिक समर फिनोमिना है जो कि डिस्कवर किया था कोटेश्वरम ने 1953 में इंडिया के अंदर, रन्स ईस्ट टू द वेस्ट ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, क्रूशियल फॉर द मॉनसून। पोलर नाइट जेट की अगर बात करें, फॉर्म्स इन द विंटर पोलर स्ट्रेटोस्फीयर ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड। लो लेवल जेट की अगर बात करें तो वो कहाँ मिल रहा है आप लोगों का, सोमाली जेट के अंदर, सोमाली जेट और आप लोगों का अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट, ये लिंक करता है साहिल रीजन के अंदर, समझ में आने वाली बात। लो लेवल जेट ये वाली चीज़ हो गई। अब देखो नॉर्मली मैं पॉज करके आप लोग ये डायग्राम बना सकते हो। नॉर्मली देखो, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट ये मिल रही है अपन लोगों को, सब ट्रॉपिकल जहाँ मिल रही है, पोलर ये मिल रही है। अब अगर मैं यहाँ पे ही बात करूँ तो सोमाली जेट ये हो गई आप लोगों का, देखो नॉर्मली लो, साउथ ईस्ट रेट जो हो गई, वेस्टर्ली हो गई, मेजगर हाई जो हो गया, इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो पॉज करके, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, सही में आने वाली बात। नॉर्मली नाउ जेट स्ट्रीम्स और इंडियन मानसून, जेट स्ट्रीम्स और इंडियन मानसून, ठीक है, नॉर्मली जेट स्ट्रीम्स और इंडियन मानसून। देखो अभी क्या है ना, अपना लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, ठीक है, तो ये चीज़ अपन लोग कल करते हैं, नहीं तो अभी अपना कितना मिनट का लेक्चर बन गया है, 58 मिनट का बन गया है, ठीक है, चलो ठीक है कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी कोई। अब आप थोड़ा सा और कर पढ़ सकते हो, कोई ऐसा मत सोचना कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, आप आराम से चाहो तो कल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन इसमें कंप्लीट कर देते हैं, क्यों, अपन वन गो में ही देख लेते हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स एंड द इंडियन मानसून, दिस इज द मोस्ट एग्जाम रिलेवेंट डायमेंशन, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जेट की अगर बात करोगे, देखो मानसून के अंदर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या है ना डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं नॉर्मली। सब ट्रॉपिकल जेट की अगर बात करेंगे तो विंटर के अंदर सब ट्रॉपिकल जेट जो होता है वो फ्लो ओवर द इंडिया होता है, जो कि गाइड करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को, जो कि ब्रिंग करता है विंटर रेनफॉल टू द पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। समर के अंदर जो होगा ये शिफ्ट कर जाएगा नॉर्थ ऑफ द हिमालय, और जो है विड्रॉवल इज इसेंशियल फॉर द मानसून ऑनसेट। जब अगर ये विड्रॉवल नहीं होगा तो मानसून ऑनसेट नहीं होगा, समझ में आने वाली बात। नॉर्मली अब देखो कुछ टर्म्स हैं, जैसे आप लोगों को देखने को मिल गया
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह। तो जब अपन मेन मानसून पढ़ेंगे ना तो आप लोगों का ये हो जाएगा। अभी आप लोग जेट स्ट्रीम्स और मानसून का देख लो बस मोटा मोटा। नाउ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स की अगर बात करें, ये डेवलप होता है जुलाई में लगभग 12 से 14 किलोमीटर ओवर द पेनिनसुलर इंडिया। स्ट्रॉन्ग तेज से क्या होगा आप लोगों का, गुड मानसून होगा, जैसे 1988 में फ्लड आया था। वीक अगर हो गया तो ड्रॉट आएगा, जैसे 2002 में ड्रॉट आया था। समझ में आया ना। सोमाली जेट की अगर मैं बात करूं, लगभग 1.5 किलोमीटर अक्रॉस द अरेबियन सी पर बनता है। ये सप्लाई करता है लगभग 70% ऑफ द मानसून मॉइस्चर इनटू द इंडिया। तो कौन कौन से जेट स्ट्रीम्स है, यही वाले जेट स्ट्रीम। एग्जांपल वीक सोमाली जेट जो 2015 में था ना, इसने हम लोगों के इंडिया के ऊपर जो रेनफॉल था उसको रिड्यूस कर दिया। अब आपको पता है, समझ में आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार। वेदर एंड क्लाइमेट सिग्निफिकेंस अगर देख लो, वेदर एंड क्लाइमेट सिग्निफिकेंस, तो देखो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन जो होते हैं ना, पोलर फ्रंट जेट एक्ट्स एज द देयर स्टीयरिंग करंट, मतलब स्टीयरिंग की तरह एक्ट करता है। नाउ ब्लॉकिंग हाई मतलब परसिस्टेंट हाई प्रेशर जोन्स हो गया, कॉज प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव एंड ड्रॉट, कॉज प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव और ड्रॉट्स को। केस स्टडी देख लो 2010 में, रशियन हीट वेव ड्यू टू द जेट स्ट्रीम ब्लॉकिंग, 2010 में रशियन हीट वेव ड्यू टू द जेट स्ट्रीम ब्लॉकिंग। एक्सट्रीम वेदर की अगर मैं बात करूं, वेवी पोलर जेट्स कॉज द 2019 वर्सेस कोल्ड वेव पोलर वर्टेक्स डिस्प्लेसमेंट आया। साइक्लोन ट्रैक्स की अगर मैं बात करें तो जेट स्ट्रीम्स गाइड रिकर्वेचर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। एग्जांपल जैसे अम्फियन साइक्लोन आया 2020 में, है कि नहीं है। नाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की अगर बात करें, फ्रांसिस वेबरस 2012 में आर्ग्यू किया ना इनने, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन वीकन्स द पोलर जेट लीडिंग टू द परसिस्टेंट वेव्स एंड द फ्लड्स। समझ में आया ना। तो देखो मोटा मोटा पूरा अपना ये हो गया है, बस मोटा मोटा ये देख लो थिंकर्स कौन कौन से अपन ने देखे, रॉसबी, वॉकमैन एंड न्यूटन, कोटेश्वरम, बेरी एंड कॉर्ले। मैं क्या करता हूँ, हमेशा नोट्स के लास्ट में या पहले थिंकर्स के नाम लिख लेता हूँ, जिससे आप लोगों के माइंड में रहेगा कि अच्छा जेट स्ट्रीम से रिलेटेड ये है वो है। इसलिए केस स्टडी देख लो, इंडिया ड्रॉट की केस स्टडी लगा सकते हो, केरला फ्लड की लगा सकते हो 2018 की, ठीक है। ये तो बहुत पुरानी हो गई 2003 वाली। और 2021 में देखो टेक्सास कोल्ड वेव आई थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो दिल्ली में आया था जनवरी 2022 में। तो ये वाली 3 केस स्टडी अच्छी तरीके से देख सकते हो। 18, 21 और 22 की केस स्टडी लगा दो, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है नॉर्मली। और जो एग्जाम में आता है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा अपना हो गया। अनइक्वल हीटिंग, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, सीधा सीधा अगर फ्लो चार्ट बनाए तो क्या देखा आप लोगों ने, अनइक्वल हीटिंग हुई, जेट स्ट्रीम हुई, मिएंडरिंग हुई, मिएंडरिंग होने से रोसबी वेव्स बनी, रोसबी वेव्स में कल और अच्छा बताऊंगा, वेदर सिस्टम आया, एक्सट्रीम्स हीट वेव और फ्लड ड्रॉस के बारे में बात हो गई, बस हो गया अपना। फ्यूचर डायमेंशन देखो, नॉर्मली क्लाइमेट चेंज, वीकनिंग जेट्स, एक्सट्रीम इवेंट्स हो गया। एविएशन की बात करें, जेट स्ट्रीम शिफ्ट करेगा, अल्टर करेगा फ्यूल कॉस्ट को, फ्लाइट टाइम बढ़ाएगा। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है तो आइज हो रहा है, मेल्ट हो रही है, तो उससे क्या होगा आप लोगों का पोलर जेट जो होंगी और ज़्यादा मिएंडर करेंगी। नाउ जियो इंजीनियरिंग डिबेट हो रही है, अल्टरिंग द एटमॉस्फेरिक मे इम्पैक्ट द जेट स्ट्रीम अनइंटेंशनली। समझ में आया ना नॉर्मली। अभी अपन लोगों का ये पूरा का पूरा खत्म हो गया नॉर्मली। एक वीडियो में मैंने आप लोगों का पूरा जेट स्ट्रीम्स करा दिया। इसके बाद अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है आप लोग ये सॉल्व करके आ सकते हो, बट हाँ नॉर्मली मैं रोसबी वेव्स बताऊंगा तो वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हो जाएगा। तो होमवर्क क्या है, फ्लो चार्ट बनाओ और इन दोनों में से किसी भी एक पर क्वेश्चन का आंसर लिखो। समझ में आया ना ये वाली बात। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोगों का रोसबी वेव्स के अंदर मॉड्यूल 3 के अंदर ही चल रहा है, पूरा एग्जाम रिलेटेड ही काम कर रहे हैं, उससे है ना नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लोग देख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं। जो भी सीरियस है, चाहे मेरे को 4 या स्टूडेंट भी सीरियस स्टूडेंट मिल रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, ठीक है। और पूरा वीडियो देखो, अगर आप लोगों को चाहिए फ्यूचर में भी आप लोगों को ये पूरा का पूरे वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।